वेलकम बैक स्टूडेंट। आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं एयरफोर्स एग्जाम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। ध्यान रहे, एयरफोर्स का जो एग्जाम होने जा रहा है उसमें 25 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 11th और 12th की फिजिक्स से क्या आते हैं, रिलेटेड होते हैं। ध्यान रहे, ये जो एग्जाम होता है ना, या आईआईटी और जो नीट या एनडीए का जो एग्जाम होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट प्लेटफॉर्म की ओर से निकलता है, क्योंकि इसमें जो फिजिक्स आती है ना वो रीजनिंग बना के दी जाती है। मतलब बच्चे को रियल में फिजिक्स आनी ही चाहिए, रियल में फिजिक्स आनी चाहिए, क्योंकि आईआईटी जो नीट या आईआईटी जैसा आता है वहाँ पे न्यूमेरिकल्स पार्ट को ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, वहाँ सब कुछ चलता है। लेकिन यहाँ तो प्योर आपको रीजनिंग बना के देता है फिजिक्स को, मतलब आपका माइंड एबिलिटी क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, जो जैसा कि रीजनिंग में हुआ करता है। तो आपको फिजिक्स आनी तो चाहिए, साथ ही विद इन टाइम का भी आपको क्या रखना है, इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि विद इन आपको अगर टाइम ज्यादा कंज्यूम कर दोगे तो फिर मिनिमम टाइम में आप उस क्वेश्चन को कवर नहीं करेंगे तो पूरा पेपर कवर नहीं हो पाएगा। तो सबसे बड़ी काम की बात क्या है इसमें कि जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो और साथ ही प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की क्या करें, प्रैक्टिस करें, और आने वाला जो एग्जाम है एयरफोर्स का उसमें अपनी सीट को क्या करें, कंफर्म करें। तो चलते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन की ओर। ध्यान रहे, मैं मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस मतलब दूंगा, और यहाँ वो नहीं है कि मैं 25 आपको दूं, मैं तो ऐसे क्वेश्चन दूंगा ताकि जिससे आपका कंसेप्ट क्या हो, क्लियर हो, ताकि इससे जो जिस चैप्टर से ये है, हो सकता है वो 11th क्लास से हो या हो सकता है वो 12th क्लास से हो, ठीक है, तो हो सकता है वो मॉडर्न फिजिक्स से कुछ अपडेटेड हो, ठीक है, कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन हो। तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, राइट। फिर आप 11th 12th के हिसाब से अपने जो अपना सिस्टम बना रखा है उस हिसाब से ही आप क्या करें, स्टडी करें। तो चलिए मेरे साथ आज के इस क्वेश्चनों की ओर क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक एम द्रव्यमान का कण, ठीक है, एक एम द्रव्यमान का जो कण है वो एक एल लंबाई की जो रस्सी है, रस्सी से बांधकर क्षैतिज तल में घुमाया जाता है। मतलब इस प्रकार से क्या किया जाता है, उसको घुमाया जाता है। यदि रस्सी का टेंजेंट मतलब तनाव टी दे रखा है तो कण की वेलोसिटी मतलब चाल क्या होगी। ध्यान रखना, ये जो डोरी के अंदर जो तरंग बनती है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डोरी में किस प्रकार की तरंग बनती है। तो ध्यान रखना, वहां पर कौन सी बनेगी, अनुप्रस्थ तरंग बनेगी। और अनुप्रस्थ तरंगों के लिए जो चाल है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर है ना थोड़ा सा है क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है। ऑप्शन में देखने जाएंगे तो बच्चे जल्दबाजी गलती कर बैठते हैं। तो जो अनुप्रस्थ तरंग की जो चाल है उसको ज्ञात करने का जो फॉर्मूला क्या कहता है, मैं यहाँ थोड़ा सा जगह कम है तो मैं थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो चाल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपको पता है कि टी अपॉन में क्या होता है, म्यू होता है। जो बी होता है, बी बराबर, अपन इसको बी लिख लेते हैं, इसको बी लिख लेते हैं। तो जो बी बराबर क्या होता है, रूट के अंदर टी अपॉन में म्यू होता है। टी तो टेंजन होता है रस्सी पे, जब अपन पत्थर बांध के घुमाएंगे ना तो रस्सी पर एक टेंजन तो जाहिर सी बात है, तनाव तो आएगा। अब ये म्यू क्या है, ये म्यू होता है इकाई लंबाई में द्रव्यमान। क्या होता है, इकाई लंबाई में द्रव्यमान। अगर मैं म्यू को खोलूं तो ये होता है स्मॉल एम बटा इकाई लंबाई का द्रव्यमान। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या होगा, मुझे बताइए कि अगर अपने पास 10 मीटर लंबी रस्सी है, राइट, या ज्यादा है कम है, तो 10 मीटर लंबी रस्सी मान लेते हैं। अब उसका वजन कैसे मापे, राइट। एक तो होता है कि समेट के चलो आपने डाल दिया उस तरह से, एक होता है कि आप इस मेथड से करें, मतलब 1 मीटर रस्सी ले लें, राइट, इतना होता है 1 मीटर, 1 मीटर रस्सी ले लें, उसका वजन माप लें, और फिर जितने मीटर डोरी है उसको उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दे। तो टोटल मास ऑफ रस्सी आएगा नहीं आएगा, बताओ, आएगा नहीं आएगा। तो इसका मतलब यही है कि 1 मीटर का मेजरमेंट कर लीजिए और फिर कितने मीटर लंबा तार हो या कितने मीटर की रस्सी हो, आप उसका मास क्या कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि डोरी का जो मास होना वो एक पॉइंट मास नहीं है, मतलब पॉइंट एक जगह एक बिंदु पर नहीं है। जैसे आप 1 किलो का पत्थर तो एक जगह पर है, तो डोरी में तो पूरी जगह पे वो फैला हुआ होता है, उसको कैसे मेजरमेंट करोगे, राइट। तो उसके लिए ये बनाया है म्यू बराबर एम बटा एल। अब उसने क्या किया है कि उसका मास जो दिया है वो एम दिया है और रस्सी की लंबाई को उसने क्या दिया है, एल दिया है, राइट। अगर ये वैल्यू यहाँ पर क्या कर दें, सब्स्टिट्यूट हो सकता है, क्वेश्चन में कैपिटल मैंने लिख दिया, बाकी स्मॉल एल जैसे ऑप्शन है वैसे मान लो। अगर ये वैल्यू यहाँ पर अपडेट कर दें तो बताइए क्या हो जाएगा, कि क्या इक्वेशन आएगी, बताओ क्या बनेगा, v बराबर रूट के अंदर टी, ये एल ऊपर चला जाएगा तो टी एल अपॉन एम। बताओ आया नहीं आया, टी एल अपॉन एम। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, टी एल अपॉन में एम। तो सही आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ध्यान रखना,
ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको पहले से कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कैलकुलेशन नहीं पूछता है, कोर्स केवल कॉन्सेप्ट पूछता है। तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था, म्यू और म्यू को ओपन आउट किया है बटा एल। कई बच्चे क्या करते हैं, इस म्यू को ही समझ बैठते हैं और यहाँ म्यू गड़बड़ कर देते हैं, वो म्यू के हिसाब से जल्दबाजी में डी या इस टाइप से ऊपर नीचे वाला क्वेश्चन करके आ जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, आपको ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग का, अनुदैर्ध्य तरंगों का वेग भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि ध्वनि तरंगें होती है, उनके बारे में भी अपन एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे ताकि वो भी आपको अच्छे से समझ में आए। चलो अगला क्वेश्चन है, क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको एक रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, मतलब है तो फिजिक्स लेकिन रीजनिंग बताएगा। देखिए दो समरूप गेंदें हैं ए और बी, मतलब दोनों की समरूप है, मतलब एक जैसी दिखती है और दोनों की मास भी एक जैसे है, ए और बी। एक गेंद का वेग वो बता रहा है कि कितना है 0.5 मीटर प्रति सेकंड और दूसरे वाले गेंद का वेग बता रहा है 0.3 मीटर पर सेकंड। एक गौर करने वाली बात क्या है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि जिस इस प्रकार से अपनी डायमेंशन कहती है कि जो दाई चलता है, मतलब सीधा हाथ प्लस उल्टा हाथ कौन सा होता है, माइनस होता है। ऊपर चलेंगे तो प्लस, नीचे चलेंगे तो माइनस, आगे आऊंगा तो प्लस, पीछे जाऊंगा तो माइनस। इस प्रकार से क्या होता है, मोशन होती है। तो ये प्लस माइनस का मतलब होता है कि ये आमने सामने है, मतलब एक इधर है तो एक इधर। अब ये नहीं पता कि वो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कौन से में, तो आप तो एक मान लेना नॉर्थ और साउथ के अंदर मान लेना। तो एक इस तरफ से आ रही है तो एक इस तरफ से आ रही है, राइट। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है। फिर आगे कह रहा है कि गतिशील है, इनमें समूह प्रत्यास्थ टक्कर होती है। सोचिए अगर ये प्लस प्लस दे दे तो इसका मतलब एक ही डायरेक्शन में चलती है, माइनस माइनस दे दे तो एक ही डायरेक्शन में चलती है, प्लस माइनस मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। फिर आगे क्या कह रहा है, इनमें समूह प्रत्यास्थ टक्कर होती है, मतलब जो टक्कर होती है ना, कोलिजन होती है ना, वो इलास्टिक होती है। और इलास्टिक के अंदर अगर मास सेम है, अगर आपने थ्योरेटिकल पार्ट में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है तो मेरी इस बात का याद रखना, अगर इलास्टिक मतलब प्रत्यास्थ टक्कर में मास इक्वल है तो ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जैसे ये टक्कर होती है, राइट, ये वाला और ये वाला दोनों चाल आपस में ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब इसकी चाल इसको मिल जाती है, इसकी चाल इसको मिल जाती है। शर्त क्या है, दोनों का मास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और हाँ, दोनों की डायरेक्शन बदल जाती है, दोनों की क्या बदल जाती है, डायरेक्शन बदल जाती है। तो मेरी बात का ध्यान रखना, इलास्टिक में मतलब प्रत्यास्थ टक्कर में अगर मास सेम है तो क्या होगा, क्या दोनों अपनी वेलोसिटी को क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, साथ ही डायरेक्शन भी बदल लेंगे, राइट। तो बस आपको कुछ ही नहीं करना। तो इसका मतलब पहला जो ऑप्शन है प्लस है वो तो हो जाएगी माइनस का, और माइनस वाला हो जाएगा प्लस का। पहला तो ये ध्यान रखना, एक हो जाएगा माइनस का, एक हो जाएगा प्लस का। लेकिन ध्यान रखना जो पहले प्लस था वो माइनस का। इस हिसाब से देखा जाए तो ये माइनस होना चाहिए, तो ये अपना सही हो सकता है, ये भी अपना सही हो सकता है। लेकिन ये प्लस के बता रखे दो, तो ये तो गलत है। अब इन दोनों में से एक आंसर अपना सही होगा। अब देखते हैं क्या है। मैंने ये बताया था कि प्लस और माइनस तो चेंज होगी, मतलब उनकी दिशाएं तो बदलेगी, राइट। साथ में वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, राइट। यानी इसकी चाल इसको मिल जाएगी, इसकी चाल इसको मिल जाएगी। इसका मतलब ये रूट जो यानी ये क्या 0.3 है वो इसको मिल जाएगा ए को, और ये 0.5 है वो बी को मिल जाएगा। मतलब पहले वाला देखिए 0.3 और 0.5 एक्सचेंज हो गया दोनों। तो ध्यान रखना, तो सही आंसर कौन सा होगा अपना, ये आंसर सही रहेगा। ये तो उल्टा देगा, राइट। 0.4 दे रखा है, ये तो वैसे ही गलत है। तो कई बार क्या होता है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है, तो कॉन्सेप्ट बेसिस होता है। मैंने कहा ना कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, फिजिक्स जरूर है लेकिन रीजनिंग है। ऐसे क्वेश्चन ही आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करके जाना है, प्रैक्टिस करना है। क्योंकि विद इन मेरे हिसाब से 30 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना चाहिए, राइट। तो देखिए आता है तो सबसे पहले आने वाले क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। और जो कैलकुलेशन है 1 या 2 या 3 लास्ट न्यूमेरिकल्स होते हैं, और वो भी कॉन्सेप्ट बेसिस होते हैं, ज्यादा क्रिटिकल नहीं होते हैं। तो ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान रखना। तो जिसका अगर मास बराबर है और विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो टक्कर के बाद दोनों एक दूसरे की वेलोसिटी क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एसएसएम का क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बच्चे जल्दबाजी में इसमें क्या कर बैठते हैं, गलती कर बैठते हैं और उनको कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है। क्या कर रहा है, यदि आयाम स्थिति से माध्य स्थिति का समय 6 सेकंड है। अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए एसएसएम में क्या है, थोड़ा ध्यान रखना, सरल आवृत्ति है। और ध्यान रखना एक और चीज, भाई साहब ने आवर्ती पूछा है, राइट, आवर्त का नहीं पूछा है, तो जल्दबाजी में ये भी ना करें। तो क्या होता है कि ये माध्य स्थिति होती है, ठीक है, ये जो मूवमेंट करता है।
अब ये होता है माध्य स्थिति, ये होती है इसकी टॉप पोजीशन, राइट, ठीक है। तो ये टॉप वाली पोजीशन, वो कह रहा है यहां से यहां जाने में उसको कितना टाइम लगता है, 6 सेकंड, 6 सेकंड का समय लगता है। अब बच्चे क्या करते हैं, इतना ही करते हैं। उसने क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछी, आवृत्ति पूछी है, आवृत्ति का होता है 1/t, और वो बच्चा क्या लगाता है 1/6 का डिवाइड करके 16 कर लेता है, उसको ऑप्शन में मिल जाता है। नहीं, ये गलत कर। सरल एसएसएम में आपको सबसे पहले क्या निकालना होता है, उसका पूरा आवर्तकाल चेक करना पड़ेगा। देखिए अगर ये मुझे बताइए, जैसे मैं ये बताइए, पहले यहां से मोशन कराऊंगा, झूला समझिए, ये इधर गया, राइट, फिर वापिस आया, फिर इधर गया, फिर वापिस आया, टोटल अपनी जगह पर वापिस आना, ये गलत है। पूरा आवर्तकाल, एक आवर्तकाल। तो मेरे ये बताइए, ये जाने का कितना हुआ 6 सेकंड, वापिस आने का 6 सेकंड 12, फिर ऊपर गया 18 और वापिस आया अपनी जगह पर 24। तो बताओ एक पूरा राउंड करने के लिए उसका कितना टाइम लगेगा, 24 सेकंड। सेकंड है तो सेकंड, मिनट में दे रखा है तो मिनट, सेकंड में दे रखा है, तो 24 सेकंड लगा नहीं लगा। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है और 6 सेकंड लगा के वो आंसर को सॉल्व आउट करके आ जाते हैं। हाँ, अगर ये पूछता कि आयाम से माध्य स्थिति के लिए आवर्ती क्या होगी, तब तो 6 ही रखते हैं। लेकिन इसने संपूर्ण एसएसएम के लिए पूछा है, तो बताओ 6 जानेगा, 6 आनेगा, 6 इधर जानेगा, 6 इधर आनेगा, टोटल कितनी बार हो गया 6, 4 बार, और तो ये 4 बार का मतलब 24 हो गया। तो इसका मतलब f निकालेंगे तो 1/t के हिसाब से कितना रखेंगे 24। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 0.04, उससे आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर सही होगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जल्दबाजी नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में, एसएसएम में इस टाइप के ही क्वेश्चन आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये करंट क्या है, स्टैटिक्स में है, करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, क्या कह रहा है, समरूप विद्युत क्षेत्र, ठीक है, थोड़ा सा जगह कम है तो मैं इसको रब कर देता हूं। समरूप विद्युत क्षेत्र E, मतलब इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज को रखा गया है, वो कौन सा है, Q आवेश को रखा गया है। यदि उसे छोड़ दिया जाए, ठीक है, उसको फ्री कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो y डिस्प्लेसमेंट मतलब y विस्थापन दूरी यानी y डिस्टेंस दूरी तय करने पर उससे प्राप्त गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए ये भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि उसने क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी पूछी है। जब एक समरूप विद्युत क्षेत्र है, अगर एक विद्युत क्षेत्र में आप आवेश को रखोगे तो जाहिर सी बात है उसके साथ तो कुछ तो हलचल तो होगी। आप विद्युत क्षेत्र में किसी पत्थर को रखोगे तो वहां कुछ नहीं होगा, वो नॉन चार्जेबल है, लेकिन आवेश तो चार्ज है, और आवेश के अंदर जाएगा तो जाहिर सी बात है उस पर एक फोर्स तो लगेगा। फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, देन वर्क, और वर्क ही क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। नहीं समझे? देख मुझे बताइए, अगर बात ये करें अपन कि जो इसने पूछा है काइनेटिक एनर्जी, राइट, जगह का थोड़ा ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी पूछा है। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। अगर ये आएगी कहां से, वर्क डन से आएगी, जितना कार्य करेंगे उसकी वजह से आएगा, और कार्य भी जूल में होता है, तो वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, राइट। इसीलिए तो वर्क एनर्जी थ्योरम बनी थी। अगर 1/2 mv², कई बच्चे लगाते हैं कि मैं 1/2 mv² में बैठा हूं तो न m है न कोई v है यहाँ पर, राइट। लेकिन इसका दूसरा तरीका, इसको वर्क को खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। बहुत सिंपल सा आंसर। बल, जब आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल, यांत्रिकी में तो बराबर एम होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, क्यू। सबको याद है, क्यू होता नहीं होता, और यांत्रिकी में क्या होता है, एम होता है। और ये अगला जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना दे रखा है, वाई। आंसर काइनेटिक एनर्जी क्योंकि वाई, तो सही आंसर कौन सा हो गया अपना, बी आंसर क्या हुआ, सही हुआ। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो वो वर्क पूछ सकता है, वो काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता है, तो कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन ये एग्जाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो आप एक इस क्वेश्चनों का क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और ऐसे क्वेश्चनों की क्या करें, प्रैक्टिस करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन। उससे पहले ध्यान रखना, इनका आप अपनी कॉपी में क्या करें, इस जैसे क्वेश्चनों में ज्यादा से ज्यादा क्या करें, प्रैक्टिस करें, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, किसी अपरिगामी तरंग प्रतिरूप में 3 निष्पन्द, निष्पन्द का मतलब होता है कि ये एक एंटी नोड होते हैं, एक होता है नोड होता है मतलब प्रस्पंद होता है, के मध्य की दूरी, मतलब 3 निष्पन्द के मध्य की दूरी आपको दे रखा है, फिर आपसे वेवलेंथ मतलब लैम्डा की वैल्यू आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको 2 बातें क्लियर होना चाहिए, प्रस्पंद और निष्पन्द होते क्या है और बनते कैसे हैं। ये चीजें अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो ये क्वेश्चन नॉर्मल सी बात है। देखिए अगला क्या कर रहा है, 3 निष्पन्द। तो देखिए
आपतित और परावर्तित मतलब दोनों जो तरंगे एक दूसरे पर जब अध्यारोपित होती है तब जाकर इनका क्या होता है, निर्माण होता है इस प्रकार से। देखिए राइट, ये आगे भी चलती रहती है, फिलहाल अपन इसको छोड़ते हैं। क्या कहने की कोशिश कर रहा है, निष्पन्द क्या होता है जहां विस्थापन शून्य हो जाता है। निष्पन्द क्या होता है जहां विस्थापन शून्य हो जाता है, और प्रस्पंद क्या होता है जहां विस्थापन सबसे ज्यादा होता है। तो देखिए यहाँ अगर एक चक्कर की बात करें तो यहाँ देखो ये निष्पन्द है, इसको निष्पन्द बोलते हैं। ये देखो ये जहां विस्थापन 0, यहाँ विस्थापन 0, ये निष्पन्द बिंदु है, इसको एंटी नोड बोलते हैं। और ये नोड है मतलब प्रस्पंद, इसको अपन क्या बोलेंगे, ये बोला तो हो गया प्रस्पंद, राइट। और इसको क्या बोलेंगे अपन, निष्पन्द, राइट। अगला कह रहा है 3 निष्पंदों के मध्य की दूरी कितना बता रहा है, बताओ 1 to 1 एंगस्ट्रॉम बता रहा, नहीं बता रहा, बताओ, राइट। 3 निष्पंद जो रेगुलर आ रहे हैं, 3 निष्पंद के मध्य की दूरी आपको 1 to 1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। तो देन बताइए लैम्डा कितना होगा, तो मुझे बताइए ये पूरा चक्कर हुआ नहीं हुआ। अगर आपसे मैं 2 के लिए पूछता तो आधा लैम्डा हुआ, λ/2 हुआ। और ये कितना हुआ, तरंग का एक पूरा चक्कर क्या कहलाता है, लैम्डा, और आधा क्या कहलाता है, λ/2 कहलाता है। तो मतलब यही लैम्डा है, दैट आंसर। तो सही आंसर कौन सा हो गया, ये अपना सही आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप क्या करके जाना, प्रैक्टिस करके जाना। प्रस्पंद निष्पंद का जरूर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे वो संख्या में पूछे चाहे किसी इस प्रकार से पूछे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कर रहा है, किसी गैस का स्थिरता। लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है एयरफोर्स के इस एग्जाम में, क्योंकि ये रीजनिंग का एग्जाम के जैसे काम में लेता है इसको। किसी गैस का स्थिरता, ताप स्थिर, टेम्परेचर कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट में कौन सा होता है, आइसोथर्मल में, मतलब समतापी प्रक्रम में। कौन सा प्रक्रम हो गया बताओ, इसका मतलब हो गया ये समतापी। देखो समतापी को लैंग्वेज में किस प्रकार से ये डिनोटेट कर रहा है, समतापी हो गया। 300 केल्विन पर जब उसको 300 केल्विन का टेम्परेचर दिया जाता है तो उसका जो वॉल्यूम है मतलब आयतन है वो 2 लीटर से कितना हो जाता है, 10 लीटर के अंदर क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, अब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि समतापी में आंतरिक ऊर्जा जरूर होती है, लेकिन आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन आता है वो शून्य होता है, राइट। क्योंकि वो सेम चीज रहती है, सेम चीज होती है, वो जो भी रहता है वो फिक्स होता है। उसमें जब डिफरेंट की बात करते हैं तो उसमें इसकी वैल्यू कितनी होती है, शून्य होती है। तो समतापी प्रक्रम एकमात्र प्रक्रम होता है, मतलब आइसोथर्मल ही एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आंतरिक ऊर्जा मतलब इंटरनल एनर्जी का मान क्या रहता है, शून्य रहता है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो सही आंसर कौन सा हो गया इसमें, ये हो गया। तो देखो बिना पेन चलाए आपने क्वेश्चन सोल्व नहीं किए, तो इसका मतलब ये एग्जाम आपको इसी प्रकार से फास्ट करना है। क्योंकि आप अगर कई बच्चे क्या होता है इसको कैलकुलेशन में रह जाते हैं, लैंग्वेज को पढ़ते नहीं है, ये एग्जाम में जो पेपर आता है वो इसी टाइप में आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन ही आए, लेकिन इसके जैसा ही आता है, इस टाइप के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ही आते हैं, मतलब आपको लैंग्वेज में ही उलझा देता है, और यानी इतनी वेराइटीज होती है ऑप्शंस में कि आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना फिर, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको बचा सकती है। आगे चलते हैं, देखिए अगला फिर कंफ्यूज करेगा। जीना डायोड उपयोग में लिए जाते हैं, सब बच्चों को पता है कि जीना डायोड का है ना वो मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन आता है और सब रट के जाते हैं, सबको पता होता है। केवल इसको वोल्टेज नियंत्रण में लेके जाते हैं, मतलब वोल्टेज को जो कि अनकंट्रोल वोल्टेज आता है घरों में उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, इसको क्या लिया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। अब वो बच्चा क्या कर जाता है, यहाँ मार खा जाता है, क्योंकि ऑप्शन में आ जाता है कि एसी को करता है या डीसी को करता है, एसी को कंट्रोल करता है या डीसी को करता है। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो अपना जो सेमीकंडक्टर वाला जो चैप्टर है अर्धचालक वाला, जिसमें डायोड हो या जिना डायोड हो या अपना ट्रांजिस्टर हो, ठीक है, ये नॉर्मली क्या होता है लो वोल्टेज पे काम करते हैं, बहुत ही छोटे आकार के होते हैं, मतलब अपना नाखून होता है ना ये जो पूरा इसकी साइज के आकार के, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और ये जो चलते हैं ना बहुत कम वोल्टेज पे चलते हैं, और बहुत कम वोल्टेज के हिसाब से देखा जाए तो वो तो डीसी होता है, थोड़ा याद रख सकते हैं ऐसा। तो ध्यान रखना कि डीसी वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए इसको क्या लिया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। वोल्टेज नियंत्रण तो सब याद रहेगा, लेकिन ऑप्शन देखिए इधर क्या दे रहा है कि वो कह रहा है कि यार प्रत्यावर्ती को नियंत्रित करता है या विद्युत को करता है। तो कभी भी आपने ट्रांसफार्मर के अंदर नहीं देखा होगा, ये तो मोबाइल में लगा हुआ होता है, मोबाइल चार्जर में इसको यूजेज किया जाता है, ठीक है, जहां वो वोल्टेज जैसे मान लिया कि कई मोबाइल होते हैं, किसी की बैटरी 3.7 वोल्टेज लेना चाहती है तो किसी का 3.1 लेना चाहती है, किसी की बैटरी 2.7 वोल्टेज पर लेना चाहती है, कोई लेना चाहती है 4.8। तो ये सारा वोल्टेज रेगुलेटर होता है, इनमें से हर एक चार्जर, इसीलिए तो हर कंपनी हर अपना एक चार्जर अलग बनाती है, हर एक वोल्टेज अपना फिक्स है। नहीं तो बताओ एक ही चार्जर आता है, इसी चार्जर को सब मल्टीपल यूज करो,
सभी लगा लो, और अपन लगा तो लेते हैं, वो चार तो हो तो जाता है, लेकिन वो दिक्कत करता है, उस बैटरी को प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। हाँ, वहाँ रेगुलेटिंग सिस्टम होता है। अच्छे फोन में क्या होता है, जो चार्जर होता है उसका फिक्स वोल्टेज रेगुलेट मतलब फिक्स करके दे दिया जाता है कि ये 3.7 वोल्टेज पर काम करेगा तो 3.7 पर ही काम करेगा। वहां जेनरेटर को लगाया जाता है, मतलब जेनर डायोड को, मतलब 20 वोल्ट के नियंत्रण के लिए इसको किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा ध्यान रखना जल्दबाजी में आप, क्योंकि वोल्टेज तो सबको याद रहता है, नियंत्रित करता है, लेकिन प्रत्यावर्ती करता है या डिस्ट, ये आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुक्त रूप से गिरती हुई, जब किसी चीज को फ्री छोड़ा जाता है तो वो क्या कहलाता है, मुक्त रूप से गिरना कहलाता है। तो वो क्या कह रहा है, मुक्त रूप से गिरती हुई लिफ्ट में सरल लोलक की आवृत्ति क्या होगी। ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सा, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दबाजी, क्योंकि नॉर्मल है लेकिन फिर भी जल्दबाजी कर लेते हैं, तो वो जल्दबाजी नहीं करना है। क्या कहना है, सरल लोलक की बात कर रहे हैं, तो उसका आवर्तकाल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या कहता है, t बराबर 2 पाई रूट के अंदर l बटा g। अगर बात फ्रीक्वेंसी की करें आवर्ती की, तो 1/2 पाई, इसका उल्टा हो जाएगा g बटा, राइट। अब मुक्त रूप से क्या होता है, मुक्त रूप से गिरेगी तो क्या हो जाएगा, जो g की वैल्यू है वो अपन को क्या करना है कि जो a है वो g को इक्विवेलेंट हो जाएगा। मतलब मुक्त रूप से जब गिराएंगे किसी चीज को, मतलब ये हो गया कि जब लिफ्ट में मान लीजिए कोई लिफ्ट ऊपर जा रही है, वो अचानक से टूट जाती है, तो उसको मुक्त रूप से गिरना कहते हैं। तो एक इसके बराबर आ जाएगा, g आ जाएगा, मतलब इसमें जो g की वैल्यू है वो कितना मानना है आपको, 0 मानना है। कितना मानना है, 0 मानना है, राइट। नहीं समझे, ए यानी ए, आप इस चीज से देखिए, जब आपको पता है p बराबर mg प्लस माइनस a होता है, मुक्त रूप से गिरती है तब। अब इसमें क्या होता है कि जो a है वो, अब उसमें क्या होता है कि जब वो नीचे ऊपर जाता है तो प्लस आता है, नीचे माइनस में आता है। तो जब वो मुक्त रूप से गिरेगा तो a को ही क्या करना पड़ता है आपको, m g, तो a को क्या मानना पड़ता है, g मानना पड़ता है, राइट। तभी तो ये टोटल टेंशन उसमें 0 हो जाता है, तनाव कितना हो जाता है, 0। तो ऐसी ही कंडीशन पे ये क्वेश्चन बेसिस है, तो इसमें सरल लोलक से कनेक्टेड कर दिया। अगर इसका मतलब ये वैल्यू अगर इफेक्टिव वैल्यू, ये इफेक्टिव होता है तो इसको बोलते हैं जी इफेक्टिव। तो ये जी इफेक्टिव मतलब कितना हो गया, 0। तो जी इफेक्टिव ये कितना हो गया, 0। अगर इधर 0 होता है तो ये क्या हो गया, इंफिनिटी हो गया। अगर ये 0 होता है इफेक्टिव, मतलब ये वाला g माइनस ए वाला, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उसने पूछा क्या है, देखो आवर्तकाल पूछेगा तो इंफिनिटी होगा, फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो 0 होगा, राइट। तो और आपसे टेंजेंट पूछेगा, तनाव पूछेगा, तो आंसर क्या बताना है आपको, 0 बताना है। अब ये तो तनाव के लिए, ये तो टेंजेंट है, तनाव है, ठीक है, ये आपकी आवर्ती है और ये आवर्तकाल है, राइट। तो क्या पूछ रहा है, सरल लोलक की आवृत्ति क्या होगी, तो आवृत्ति क्या होगी बताओ, 0 होगी। तो सही आंसर कौन सा होगा, ए होगा। तो इस प्रकार की क्वेश्चनों का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये श्योरिटी या तो इसमें पूछेगा या इसमें पूछेगा, या इस टाइप के क्वेश्चनों में, मंकीज वाले क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट काम करता है। ये लिफ्ट ऊपर नीचे वाले क्वेश्चनों में आता है, तो जी इफेक्टिव की वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बच्चे क्या होता है, थोड़ा सा जल्दबाजी कर देते हैं कि आवर्ती आवर्तकाल की है तो फॉर्मूले में गड़बड़ करते हैं, और या फिर वो इधर गड़बड़ करते हैं। क्योंकि आप देखिए थोड़ा सा गलती से आपका आंसर या बेटा है, कई लोग क्या होता है जी का देख के जी के समान लिख देते हैं, नहीं, आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आप क्वेश्चन को नोट कर लें और अच्छे से इनकी क्या करें, प्रैक्टिस करें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि मैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है। क्या कह रहा है, इनिशियली यानी प्रारंभ में कुंडली का जो बेस है, तल है, वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा है, समांतर है, यानी एक कुंडली है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है, राइट। दैर्घ्य समय के पश्चात इसका जो तल है वो बदलकर परपेंडिकुलर मतलब लंबवत कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो एक पैरेलल बेसिस पे उसको लंबवत कर दिया जाता है, मतलब कुंडली को क्या किया जा रहा है, छेड़ा जा रहा है। तो कुंडली अपनी जगह चेंज करेगी, स्थिति बदलेगी, तो जाहिर सी बात है फ्लक्स में चेंज आएगा, और फ्लक्स में चेंज आने से क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धाराएं और प्रेरित आवेश उसमें क्या होता है, जनरेट होता है। तो यही चीज वो पूछ रहा है कि जब ये चीज प्रेरित होगी, जनरेट होगी, तो जो आवेश है और डेल्टी है वो क्या एक दूसरे के बीच में कोरिलेशन रखेंगे, मतलब संबंध रखेंगे। तो ये बड़ा अच्छा वाला पार्ट है ये वाला, क्योंकि ये इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे आप उसमें ये चीज निकालते हो प्रेरित आवेश, ठीक है, तो वो आपने डेरिवेशन में पढ़ा होगा, तो माइनस में n अपॉन में r, और ये क्या होता है 5 माइनस 5 होता है, राइट है। तो ये फ्लक्स में होता है, इसमें टाइम जो होता है ना वो नहीं होता। मेन जो ये माइनस है तो चलो वो तो एक अपोजिट को बताता है, लेकिन मेन चीज होता है ना कि ये टाइम पर डिपेंडेंट नहीं होता,
जो आवेश होता है ना वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। इसी ने पूछ लिया कि टाइम के साथ क्या रिलेशन होता है, तो टाइम के साथ नहीं होता है, वो फ्लक्स पे डिपेंड करता है कि फ्लक्स कितना चेंज हुआ, इस बात पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता। मतलब टाइम पर ये वाला कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ये कई बार उल्टा फेरा करके पूछा जा चुका है, तो इसका भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव से क्या कह रहा है, मॉडर्न फिजिक्स में इंक्लूड करके भी इसको जोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना वो आपको डायोड से भी आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि वहाँ जो डायोड मैन्युफैक्चरिंग होती है वो इसी के बेसिस पर ध्यान रख के तैयार किया जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में जब 3000 एंगस्ट्रॉन का प्रकाश उपयोग में लिया जाता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब जब 3000 एंगस्ट्रॉन का जब प्रकाश गिराया जाता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, राइट, द मेटल से, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है काइनेटिक वो कितना है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फिर कह रहा है कि वो जो तरंगदैर्घ्य था, वो लेमडा था, वो 3000 से कम करके कितना कर दिया जाता है, 2000 कर दिया जाता है। तो बताइए अब 0.5 बढ़ेगा या घटेगा या वही रहेगा या होगा ही नहीं, ऐसे कुछ आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। इसके लिए पहले कॉन्सेप्ट का अच्छे से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। आइंस्टीन थ्योरी क्या कहती है, देखिए, जो एनर्जी इमिट होती है मेटल के ऊपर वो कार्यफलन के रूप में और काइनेटिक एनर्जी के रूप में डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये सबको पता है। तो ये जो वाला फॉर्मूला होता है, ये एच म्यू होता है, ये एच म्यू नॉट होता है, क्योंकि ये तो वर्क होता है, कार्यफलन होता है, और ये काइनेटिक एनर्जी, और हालांकि ये मैक्स होती है, अधिकतम बोलते हैं इसको, राइट। अब अगला क्या कर रहा है, यहाँ पर जो ये म्यू है इसको मैं ओपन कर दूं आपतित को, म्यू, यहाँ म्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा एच, इसको म्यू नॉट ही रहने देता हूँ, और काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो मुझे ये बताइए काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा में जो वेवलेंथ है उसमें क्या रिलेशन है, एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है, जो अधिकतम गति ऊर्जा है, वो और तरंगदैर्घ्य एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हुआ है। अगर आप किसी कारण तरंगदैर्घ्य को डिक्रीज कर देते हो, तरंगदैर्घ्य को क्या कर देते हो, डिक्रीज कर देते हो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो इसका मतलब पहले तरंगदैर्घ्य कितना था, 3000 था, अब घटाकर कितना कर दिया गया, 2000 कर दिया, 2000 कर दिया गया। जब तरंगदैर्घ्य को डाउन करोगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। पहले कितनी थी, 0.5, आंसर क्या आएगा, 0.5 से ज्यादा। कैलकुलेशन नहीं करवा रहा क्योंकि ये एयरफोर्स है, कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं इसमें, क्या ये कैलकुलेशन तो होता, तो आईआईटी जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि एग्जैक्ट आंसर बताइए, वो अपन को यहाँ नहीं करना है, यहाँ तो अपन को बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए अच्छे से। और रियल में एयरफोर्स वालों को ही फिजिक्स अच्छे से समझनी पड़ती है, वहाँ कैलकुलेशन में तो बच्चे रट लेते हैं कि हाँ चलो फॉर्मूला लगाया आंसर दिया है, लेकिन रियल फिजिक्स एयरफोर्स वालों को ही सीखनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट आते हैं इस प्रकार से, पता ही नहीं चलता कि क्या बढ़ने पर क्या होता है। आनी चाहिए मतलब उसको कि वास्तव में कि वेवलेंथ क्या चीज होती है, एनर्जी इमिट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सारी चीजों को उसको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए, तो इसका मतलब वेवलेंथ डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी 0.5 था उससे वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी, तो 0.5 से ज्यादा होगी। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कई प्रॉब्लम्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलो बच्चों, आज का अपना अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक वाले से है चैप्टर से, दो समान आवेशित कण ए व बी, ठीक है, दोनों पर आवेश क्या है, समान है, ए व बी है, समान विभवांतर से त्वरित किए जा रहे हैं। ध्यान रखना, वी है ना उनका जो वो यानी वेग नहीं है, यहाँ पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर है, वो क्या है कि वो भी इसमें क्या रखा गया है, समान रखा गया है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र और उसमें अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ यहाँ कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है। अनुप्रस्थ का मतलब आपको पता है, अनुदैर्घ्य का मतलब तो 0 डिग्री माना जाता है और अनुप्रस्थ का मतलब 90 डिग्री माना जाता है, मतलब वो लंबवत प्रवेश कर रहा है। और जब भी कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका जो पथ होता है वो अपन को पता है स्पेयर टाइप का होता है, मतलब वर्ताकार होता है। तो उनके द्वारा जो त्रिज्याएं होती है वो R1 और R2 है। जो अगर वो जो क्योंकि दो पार्टिकल है तो दोनों अपनी दो रेडियस लेके चलते हैं, एक R1 और एक R2। क्या पूछ लिया, द्रव्यमान का अनुपात क्या है। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप रेडियस पर आइए। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, जब वर्ताकार पथ के अंदर जब चक्कर लगाता है तो वो क्या होता है, R बराबर mv अपॉन क्यू, सबको पता है, लोरेंट्ज सूत्र से निकाल सकते हैं।
mv स्क्वायर अपॉन r बराबर qv के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ये सबको पता होता है। अब 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, यही गलती करते हैं। क्या r का m के साथ क्या संबंध हुआ, समानुपाती हुआ, r1 अपॉन r2 m1 अपॉन m2, यानी द्रव्यमान का अनुपात क्या हुआ, r1 अपॉन r2, जो सही आंसर क्या लगा दिया c। अब आप दिमाग लगाइए, ये अपनी v क्या है, वेलोसिटी है, जिस वेग से वो पार्टिकल क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। लेकिन अगले ने वेलोसिटी नहीं दी है, यहाँ पर विभवांतर पर दे दिया, देखिए v दे दिया, इसका मतलब थोड़ा सा आगे चलना है, तो जल्दबाजी नहीं करना है, इसलिए इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप ये बताइए, ये अपना समय होता नहीं होता है, मोमेंटम p qb लिख सकता हूँ। अब समय का एक और सूत्र आपको पढ़ा होगा, जो होता है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के साथ, वो होता है 2me, काइनेटिक एनर्जी के साथ सबको पता होता है, 11th क्लास में मैकेनिक्स में ये सारा। अब एनर्जी को अगर अपन ओपन आउट करें तो मुझे बताइए 2m, ठीक है, एनर्जी को खोलूंगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं क्या लिख दूं, qv लिख सकता हूं, और qb वो q स्कोर करके अपन काट सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए मेरे काम की चीज क्या पकड़ना है, अपन को v मिल गया, यहाँ पर जो अब जो v है ना, वो एक विभवांतर है। पहले वाला जो v है वो क्या है, यानी ये वाला v क्या है, वेलोसिटी है, जबकि ये विभवांतर है। इस प्रकार से इस r का m के साथ क्या कनेक्शन हुआ बताओ, रूट के अंदर हुआ m, तो r और m क्या हुआ, रूट के अंदर समानुपाती है। इसका मतलब दोनों का अगर मैं अगर स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर समानुपाती है 1। और इस प्रकार से अगर इनका रेशियो निकालें, अनुपात निकालेंगे, तो बड़ा आसान सा हो गया, m1 अपॉन m2, और सामने है इसलिए r1 अपॉन r2, स्क्वायर होने की वजह से इस पर क्या आएगा, बताओ आया नहीं आया। जल्दबाजी नहीं करना है, एयरपोर्ट्स एग्जाम का माइंड एबिलिटी एग्जाम, माइंड एबिलिटी टेस्ट की तरफ से ये मापा जाता है, ठीक है। कई बच्चे इसको जल्दबाजी में छोड़ देते हैं, या जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं। तो सही आंसर क्या आएगा, r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर। कौन सा आंसर है इसमें, तो देख लेना एक जैसे है, ये वाला सही आंसर है। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है इसके अंदर, जल्दबाजी नहीं करना है। हाँ यहाँ वेग दे देता, राइट, तो अपना आंसर क्या होता, 100% सी वाला आंसर सही होता है। एक समान वेग बोल देता तो, लेकिन उसने विभवांतर दिया ताकि बच्चे क्या करें, थोड़ा सा गलती करें, तो वो तो एग्जाम है, एग्जाम भी तो एग्जाम के हिसाब से होगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन से है, क्या कह रहा है, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना होगा थोड़ा सा। दो कण समान प्रारंभिक वेग, ये भी यहाँ पे भी दो पार्टिकल है, समान वेग दिए जा रहे हैं, समान स्थान से फेंके जा रहे हैं, वो भी ठीक है, प्रक्षेपित किए गए हैं। एक को क्षैतिज से थीटा कोण और दूसरा ऊर्ध्व से, एक तो जमीन से, एक को यानी एक तो हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, दोनों से थीटा कोण पे फेंका गया है। तो उनके उड़न काल का गुणनफल समानुपाती होगा। और आर यहाँ पर क्या है, बहुत थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, देखिए घबराएं समझो। एक पार्टिकल को ऐसा फेंका गया और एक पार्टिकल को ऐसा फेंका गया, बहुत आसान है। एक को यहाँ से ये जो है वो यहाँ से थीटा बनाएंगे, एक में जो फेंका गया है वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऊर्ध्व से थीटा दे रखा है, राइट। तो एक ये पार्टिकल अपन ए मान लेते हैं, ये पार्टिकल अपना कौन सा मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। लेकिन में जो थीटा मेजरमेंट किया जाता है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मापा जाता है, मतलब इस एक्सिस से, तो ये तो ठीक है। इसका उदय काल अपन t1 मान लें, वो क्या फॉर्मूला होता है, 2u sin थीटा अपॉन b, होता नहीं होता, बताओ थीटा यही है। अब इसका उदय काल क्या होगा, यहाँ से इस b वाले का t2 का, तो वो क्या हो जाएगा 2u sin थीटा। अब थीटा तो ये रखना है ना अपन को, तो ये कितना हुआ बताओ, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ क्या रखेंगे, sin 90 माइनस थीटा अपॉन जी, फॉर्मूला सबको याद ना, 2u sin थीटा अपॉन में जी होता है। अब ये बताओ t2 कितना हुआ, sin को किस में बदलते हैं, cos, तो 2u sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन में जी। और ये अब ये कह रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं परसेंट से, तो t1 मल्टीप्लाई t2, जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों को मैं साथ लिख देता हूं, क्या 2 कितना हो गया 4u स्क्वायर sin थीटा और cos थीटा अपॉन जी। अब मुझे बताइए, ये अपना आंसर हो गया, लेकिन अगर r के फॉर्मेट में चाहता है, मतलब वो प्रास के रूप में चाहता है, तो इसका प्रास बना लो, बहुत आसान है। क्या हो जाएगा देखिए,
तो अपन क्या होता है कि प्रास के रूप में, प्रास का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा होता है ना। तो क्या करेंगे 2 यू स्क्वायर 2 साइन थीटा डॉट कोस थीटा अपन जी लिख सकता हूँ ना। देखिए इस 2 को मैंने 2 बार, इस 4 को 2 में तोड़ दिया और ये क्या हो गया साइन 2 थीटा, क्या हो गया साइन 2 थीटा। तो बताओ ये क्या हुआ 2 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, हुआ नहीं होता। इसका मतलब ये जो 2 को तो जाने दीजिए, राइट। तो अपना r का फॉर्मूला क्या होता है, r बराबर क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g होता है, और h का क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g होता है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या बना, r बना। तो ये कितना हुआ 2r, तो r के साथ क्या हुआ, r के साथ क्या रखा उसने, समानुपाती का कनेक्शन रखा, मतलब कौन सा सही आंसर हुआ b हुआ। तो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि कैलकुलेशन जरूर है, लेकिन इतना लेंथी भी नहीं है। वो तो मैंने लिख के समझाने में थोड़ा टाइम ले लिया, बाकी तो इसको तुरंत कर सकते हैं। एक को थीटा मल्टीप्लाई किया, वहीं का वहीं खत्म, मतलब क्वेश्चन लिखते ही वहां पर आपको सॉल्यूशन करना है। उम्मीद करता हूँ ये वाला भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, चुंबकत्व में दोलनमापी जो होता है उसके बारे में आपको बताना है कि उसका दोलन काल कब घटेगा, राइट। वो कह रहा है कि जो कि अपना अर्थ होता है उसके जो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, एक इक्वेटर होता है, मतलब वो मध्य रेखा होती है। तो किस ओर जाने पर, ठीक है, उसका दोलन काल घटेगा। सबसे बड़ी चीज है इसका फॉर्मूला सबको अच्छे से याद होना चाहिए। जिस प्रकार से लोला का अर्थकाल का फॉर्मूला आपको याद होता है, उसी प्रकार इसका याद होना चाहिए। अगर वो याद नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले तो वो चीज, तो इसका आवर्तकाल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, t बराबर 2 पाई रूट के अंदर I मतलब जड़त्व आघूर्ण, और ये होता है m मास, और ये आपका मास क्या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, मोमेंटम, ठीक है। तो इसका खुद का होता है अपना, तो डाइपोल होता है, मतलब जिस प्रकार विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है उसी प्रकार चुंबक में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M होता है। वहां P बराबर Q इंटू 2A होता है, या कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू 2L होता है। फिलहाल उन चीजों से आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि T और B में क्या रिलेशन है वो देखिए। T रूट के अंदर B के साथ व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब ये कब घटेगा, जब ये चीज बढ़ेगी। और ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जब अपन क्या होता है कि भूमध्य रेखा की ओर, मतलब इक्वेटर की ओर जाते हैं, की ओर ले जाते हैं, तब क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, बढ़ेगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तब उसका जो ये जब आवर्तकाल है, दोलनकाल जिसको बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो सही आंसर कौन सा होगा इसमें, ये वाला आंसर रहेगा, राइट। तो थोड़ा सा इसका भी आप अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये भी आपको अच्छे से डाटा आना चाहिए कि किधर घटेगा, किधर डिक्रीज इंक्रीज होगा, किधर डिक्रीज होगा, तभी इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप आसानी से कर पाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट बेसिस है। क्या कह रहा है, एक सैटेलाइट जो कि रोहिणी है, दूसरा कह रहा है इनसेट बी है, पृथ्वी की सतह के चारों ओर एक 500 किलोमीटर की रेंज में, एक 3600 किलोमीटर की रेंज में क्या कर रहे हैं, ऊंचाई पर क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। उनके कक्षीय वेगों के बीच में क्या रिलेशन होगा, यानी कक्षीय वेग किसका ज्यादा होगा या किसका कम होगा। कक्षीय वेग को लेकर बात करें, जो कक्षीय वेग होता है, ठीक है, वो अपन को सबको पता है, वो क्या होता है, जी आर होता है, या फिर रूट के अंदर जी एम अपॉन आर होता है, दोनों फॉर्म में करना चाहिए। ये इफेक्टिव होती है, एच इसी के पास होती है, या तो इसमें लिख दो या इसमें लिख दो, मैं इसमें लिख देता हूँ, आर प्लस एच, मतलब इसको पूरे को इफेक्टिव बोलते हैं। ये जितना कम हाइट पर होगा ना, उतनी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब जो उपग्रह जितनी कम, पृथ्वी की जितनी कम ऊंचाई पर होगा, वो उसका वेलोसिटी उतना ही ज्यादा होगा। ये एक बात मैं और चीज समझाने जा रहा हूं, वो समझना। किसी भी उपग्रह का अपनी कक्षा में चाल फिक्स होता है, जो कि 7.9 मतलब लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड बोल रहा हूँ, ठीक है, 7.9 होता है एग्जैक्ट, 8 किलोमीटर पर सेकंड से क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। अगर उसका कोई पार्ट टूट जाता है कक्षा में चक्कर लगाते समय, तो उस टूटे हुए टुकड़े का भी, यानी पार्ट का भी चाल वही रहेगी जो कि उपग्रह की है। ध्यान रखा, वो ऐसी जगह पर सैटेलाइट चक्कर लगाते हैं जहां जी 0 होता है, इसलिए अगर कोई पार्ट टूटता है तो उसी के चारों क्या लगाता रहेगा, चक्कर लगाता रहेगा, वो धरती पर नहीं गिरेगा, राइट। इसका भी आपसे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
तो फिलहाल ध्यान रखना कि जो कम हाइट पर होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो रोहिणी की हाइट है वो 500 किलोमीटर की है पृथ्वी से ऊपर, और ये 3600। तो जो कम ऊंचाई पर होगा उसका वेग क्या होगा, ज्यादा होगा। तो रोहिणी की ज्यादा होगी, इनसेट की क्या होगी, कम होगी। तो सही आंसर क्या रहेगा, ए होगा। हाँ, इनके पार्ट्स की पूछता अपनी कक्षा में, तो ध्यान रखना कोई भी उपग्रह और उपग्रह के जो पार्ट है, टूटे हुए पार्ट है, उनकी चार पूछता तो वो आंसर क्या आता, वो तब दोनों आपस में क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। तो उम्मीद करता हूं आज के ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और इस टाइप के क्वेश्चनों की अगर आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट है, कि आपको लगता है कि ये आपको हेल्पफुल है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं और क्वेश्चनों की आपको एग्जाम तक और ज्यादा से ज्यादा कम से कम 500 क्वेश्चन तक आपको क्या करवाऊं, प्रैक्टिस कराऊं। हो सकता है थोड़ा लिखने में टाइम लगता है, ठीक है, तो उसका कोई ना कोई आपको पीडीएफ के रास्ते या किसी लिख कर आपको क्या कराऊं, सोल्व कराऊं। तो पहले मुझे बताना कि इसमें कैसे क्या आपको समझ में आया। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक क्या करें, शेयर करें। और जो चैनल पर बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों तक सोशल मीडिया की सहायता से अपने दोस्तों तक उसको शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।